Hello, dear students. What's up? Hope your study is going very well. In today's lesson, we are going to decode NCERT lines of the chapter Respiration in Plants, and the topic will be introduction of this chapter and the glycolysis. हम लोग एक एक लाइन को डिकोड करेंगे एंड एक एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, है ना? तो लेट्स बिगिन. So this is the chapter 12th, and the topic is respiration in plants. So introduction part we will discuss. All of us breathe to live, है ना? All of us breathe to live. हम लोग breathe क्यों करते हैं? To live, जिंदा रहने के लिए. But why is breathing so essential to life? Essential क्यों है लाइफ के लिए? एक क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना? What happens when we breathe? क्या होता है जब हम सांस लेते हैं? Also, do all living organisms, including plants and microbes, breathe? If so, if so, then how? अगर करता है तो फिर कैसे? हम्म, ये कुछ क्वेश्चंस हैं. फिर आगे है all living organism need energy for carrying out daily life activities, है ना? Be it absorption, transport, movement, reproduction and or even breathing. कह रहा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी. सभी को एनर्जी की जरूरत है. जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबको एनर्जी की जरूरत है. फॉर व्हाट? फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटीज. डेली लाइफ एक्टिविटीज को कैरी करने के लिए, है ना, एक तरह से पूरा करने के लिए, है ना. तो वो डेली लाइफ एक्टिविटीज में क्या क्या है? बीट एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शंस जैसे वाटर का एब्जॉर्प्शन करना है ना. फूड का एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन करना है. चाहे वो हो सकता है लोअर ऑर्गेनिज्म की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, या इवन हम लोग जो खाना खा रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन होने के बाद फिर उसको ऑब्जॉर्व करना रहता है न्यूट्रिशन को. ट्रांसपोर्ट, है ना, फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है. मान लीजिए अगर प्लांट की बात करें तो रूट से जो, लीफ से जो है आपका जाना है वो, है ना, स्टेम, स्टेम रूट, है ना, अदर ब्रांचेज ऑफ द प्लांट. मूवमेंट, अगर मूवमेंट है, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कराना हो, या अगर अगर हम लोगों की बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो हम लोगों का एक मूवमेंट है ना, जैसे वॉकिंग, रनिंग. तो इसमें भी एनर्जी लगती है. रिप्रोडक्शन, हाँ, और इवन ब्रीदिंग. ब्रीदिंग में भी जो है आपका एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है. वेयर डज ऑल दिस एनर्जी कम फ्रॉम? ये सारी एनर्जी कहाँ से आता है? वी नो वी ईट फूड फॉर एनर्जी, है ना. हम लोग को पता है कि हम लोग एनर्जी के लिए खाना खाते हैं. बट हाउ इज दिस एनर्जी टेकन फ्रॉम फूड? बट फूड से एनर्जी को कैसे लिया जाता है? ये एक सवाल है ना. हाउ इज दिस एनर्जी यूटिलाइज्ड? ये एनर्जी कैसे यूटिलाइज होता है? ये एक सवाल है. डू ऑल फूड्स गिव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी? क्या सभी फूड जो है सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है? ये एक सवाल है. डू प्लांट इट्स? क्या प्लांट भी खाना खाते हैं? वेयर डू प्लांट्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम? प्लांट अगर खाना नहीं खाते हैं तो फिर वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं? एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, डू दे ईट? और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, सूक्ष्म जीवी जो आपका एनिमल्स हैं, क्या वो एनिमल या इवन प्लांट जो माइक्रो स्कोपिक हैं, यानी कि यूनिसेलुलर, अगर मान लीजिए कि एल्गी की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, तो क्या वो भी खाना खाते हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं जिसका आंसर हम लोग इस टॉपिक में, इस चैप्टर में जो है डिस्कस करेंगे, है ना. इसका प्रॉपर आंसर सबका मिलेगा. यू मे वंडर एट द सेवरल क्वेश्चंस रेज्ड अबव, है ना. बहुत सारे क्वेश्चन जो भी राइज हुआ यहाँ पे, है ना. अब प्लांट किसे खाना खाता है कि नहीं खाता है? माइक्रोब्स है, वो खाना खाता है या नहीं खाता है? अगर नहीं खाता है फिर एनर्जी कैसे लेता है? ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें, है ना,
एक तरह से वंडर करवाता है, यानी कि लगता है कि एक आश्चर्यचकित वाला जो है एक भाव जो है पैदा होता है कि आखिर कैसे क्या हो रहा है जो। दे मे सीम टू बी वेरी डिस्कनेक्टेड, है ना, और ये सब एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड प्रतीत होता है, बट इन रियलिटी, है ना, प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग is very much connected to the process of release of energy from food. Let us try to understand how this happens. कहता है, but in reality, the process of breathing is very much connected to the process of release of energy from food. पर भाई हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं, है ना? फिर ये खाना खाना खाता है नहीं खाता है, खाना से इससे क्या मतलब है ना? ब्रीदिंग एक अलग चीज है, सांस लेना, ऑक्सीजन लेना और CO2 बाहर निकालना। फिर ये खाना खाना नहीं खाना, इससे क्या मतलब है ना? मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ये सब तो एक अलग अलग चीज है। ब्रीदिंग से इससे क्या मतलब है? बट ब्रीदिंग से मतलब है ना? कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज वेरी मच कनेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। ये जो ब्रीदिंग हम कर रहे हैं, इस खाने से कैसे एनर्जी को रिलीज करवाता है, ये बहुत कनेक्टेड है, जो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपेंस। तो ये कैसे होता है, इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और बाकी जो क्वेश्चंस अभी यहाँ पे अराइज हुए थे, इसको भी हम लोग, है ना, एक एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे, बट पहले एक बेसिक नॉलेज हो जाए तो फिर उसका आंसर हमको समझने में आसानी होगी, है ना? तो पहले थोड़ा सा कुछ पार्ट को पढ़ते हैं, फिर लास्ट में उस क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे और उसका आंसर देखेंगे। All the energy required for life processes is obtained by oxidation of some macromolecules that we call food. अब यहाँ पर, है ना, क्या कह रहा है कि all the energy required for life processes के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो कहाँ से आता है? obtained by oxidation of some macromolecules। कह रहा है कि वो ऑक्सीडेशन, मैक्रोमोलिकुल्स का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, है ना, जिसको हम लोग फूड बोलते हैं। वो मैक्रोमोलिकुल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? फूड बोलेंगे। तो ये ऑक्सीडेशन क्या है, कैसे होता है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना? तो कुछ ग्रीन प्लांट है और साइनोबैक्टीरिया है जो अपना खाना खुद से बना सकता है। They trap light energy and convert it into chemical energy that is stored in the bond of carbohydrate like glucose, sucrose and starch। कह रहा है कि प्लांट, ग्रीन प्लांट ये ग्रीन प्लांट है ना? नहीं। ये लाइट को ट्रैप करेगा, है ना, ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा, और ये फोटोसिंथेसिस करके, है ना, फोटोसिंथेसिस होगा यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस करके जो है वो एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, केमिकल एनर्जी में फॉर्म कन्वर्ट करेगा। और ये केमिकल एनर्जी जो है वो मान लेते हैं ग्लूकोज है। सपोज दैट ये ग्लूकोज है, कार्बन 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 कार्बन, 6 कार्बन का आपका ये ग्लूकोज है ना? यहाँ पर जो ये केमिकल बॉन्ड बना है ना, इस केमिकल बॉन्ड, ये जो आपका केमिकल बॉन्ड है, इसमें जो है एनर्जी आपका स्टोर्ड है ना? ये जो आपका केमिकल बॉन्ड है ना,
इसमें जाकर के एनर्जी आपका स्टोर्ड है। और फिर जब इसका ब्रेक डाउन करेंगे, है ना, जब इस केमिकल बॉन्ड का ब्रेक डाउन करेंगे तो फिर एनर्जी जो है आपका रिलीज होता है एटीपी के फॉर्म में। वो चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, चाहे वो प्लांट हो या फिर कह रहा है कि साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया भी जो है, मान लेते हैं ये एक साइनोबैक्टीरिया है ना। साइनोबैक्टीरिया ये भी जो है लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा, और ये भी फोटोसिंथेसिस करके ये आपका केमिकल एनर्जी के रूप में खाना बनाता है। और वो आपका जो केमिकल एनर्जी है वो इस कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड है उसमें एनर्जी आपका स्टोर्ड है। और वो ये कार्बोहाइड्रेट क्या क्या हो सकता है, तो वो ग्लूकोज हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है, स्टार्च हो सकता है ना। वी मस्ट रिमेंबर दैट इन ग्रीन प्लांट्स टू नॉट ऑल सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स फोटोसिंथेसाइज। कह रहा है कि प्लांट में सारे ऑर्गेन फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। नॉट ऑल सेल्स, चाहे ऑल टिश्यू, चाहे ऑल ऑर्गन फोटोसिंथेसाइज, तो ओनली सेल्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट that are most often located in the superficial layer carry out photosynthesis। कह रहा है कि जिस सेल में, है ना, मान लेते हैं ये लीफ है, ये आपका लीफ है। यहाँ पे हम लोग प्लांट एनाटोमी में देखे थे कि यहाँ पे मेजोफिल सेल्स होते हैं, ये आपका एपिडर्मल सेल्स होते हैं। ये ट्रांसपेरेंट एक तरह से मान लेते हैं, ये ट्रांसपेरेंट एपिडर्मल सेल्स होते हैं, है ना। और यहाँ पे स्टोमाटा भी कुछ कुछ हम लोग डिस्कस किए थे, बीच बीच में जो है आपका स्टोमाटा भी यहाँ पर होता है, बीच बीच में स्टोमाटा भी होता है। और इसके नीचे में हम लोग देखे थे कि ये मेजोफिल सेल्स होते हैं, पेलिसेड, है ना, मेजोफिल्स होते हैं, इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। और इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें आपका क्लोरोप्लास्ट होता था, इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट एक एक सेल में प्रेजेंट होता है। और इस क्लोरोप्लास्ट में फिर ये आपका पहले क्या है, ये इस सेल को अगर हम यहाँ पे इसको बड़ा करके देखें तो ये आपका समथिंग ऐसा एक सेल दिखा, और इसके अंदर आपका बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट, बहुत सारे आपका क्लोरोप्लास्ट। तो ये मेजोफिल सेल हो गया, है ना, ये मेजोफिल सेल हो गया जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है आपका। और मेजोफिल सेल में फिर आपका क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में आपका हेलिकॉइड मेम्ब्रेन पे क्लोरोफिल पिगमेंट होता है ना। क्लोरो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, ये फिर लाइट को ट्रैप करने में हेल्प करता है। क्लोरोफिल पिगमेंट जो है लाइट को ट्रैप करता है, क्लोरोफिल क्या करता है, ट्रैप लाइट, है ना। क्लोरोफिल जो है लाइट को ट्रैप करता है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग जो सेल्स है ना, तो ओनली सेल्स, फिर से यहाँ पे देखें, the only cells containing chloroplast that are most often located in the superficial layer, है ना, सुपरफिशियल लेयर जो हमें प्रेजेंट होता है, खास करके ग्रीन लीफ हो गया, या फिर यंग स्टेम जो कि ग्रीन होता है, या तो आपका लीफ है, ग्रीन लीफ,
लीफ या फिर यंग स्टेम जो कि आपका ग्रीन होता है, वहां पे फोटोसिंथेसिस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस आपको देखने को मिलेगा। That are most often located in the superficial layer carry out photosynthesis। तो कह रहा है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स है वो सुपरफिशियल होता है, डीप टिश्यू में प्रेजेंट नहीं होता। वो है ना, लाइट ऊपर से जैसे मान लेते हैं आ रहा है तो उसको स्वाभाविक है थोड़ा सा नियर द सरफेस रहना पड़ेगा। Hence, even in green plant, all the organs, tissue and cells that are non-green need food for oxidation। कह रहा है कि ये तो ग्रीन जो सेल है, सॉरी, ये जो क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स है वो खाना तो बना लेता है, लेकिन जो नॉन ग्रीन सेल्स है, टिश्यू है, ऑर्गन है, वो तो खाना अपने से नहीं बनाता है। तो उसको खाना यानी कि जरूरत है, उसको फूड का ऑक्सीडेशन करने की जरूरत है, ताकि फूड का ऑक्सीडेशन होगा तभी एनर्जी मिलेगा। तो जैसे अब एपिडर्मिस सेल है, ये एपिडर्मिस सेल है आपका, एपिडर्मल सेल, ये सब क्या है, एपिडर्मल सेल है। इसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इसके पास क्लोरोप्लास्ट क्या है, अब्सेंट है। इसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ये कैन नॉट फोटोसिंथेसिस, कैन नॉट, है ना, फोटोसिंथेसाइज, है ना, ये फोटोसिंथेसाइज या फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। तो इसको, ये जो क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल्स है वहां से एनर्जी जो है, फूड जो है सप्लाई करना पड़ेगा इस सेल को, एपिडर्मल सेल को, या फिर इस, है ना, और भी जो अदर सेल्स होते हैं जो नॉन ग्रीन है। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। Hence, food has to be translocated to all non-green plant। तो फूड को वो नॉन ग्रीन प्लांट को पहुंचाना रहता है। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये प्लांट है का एक, मान लेते हैं कि कोई पार्ट है, और यहाँ पर कुछ ग्रीन सेल्स है, ये मान लेते हैं ये ग्रीन सेल्स है। हम्म, ये ग्रीन सेल्स है, और ये कुछ जो है नॉन ग्रीन सेल है, मान लेते हैं ये नॉन ग्रीन सेल है ना, ये नॉन ग्रीन सेल है। तो ये तो अपना फोटोसिंथेसिस कर लेगा, है ना, ये जो है ग्रीन सेल, यानी कि इसके पास ग्रीन सेल यानी कि ग्रीन जो पार्ट है एक तरह से, इसके पास फोटोसिंथेसिस होगा, है ना, और फॉर्मेशन ऑफ फूड, कौन सा फूड, ऑर्गेनिक फूड ना, इनऑर्गेनिक फूड नहीं, ऑर्गेनिक फूड बनेंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट आपका बनेंगे, इसमें आपको ग्लूकोज ले लीजिए, है ना, स्टार्च ले लीजिए, सुक्रोज ले लीजिए, ये सब हो गया। ये, है ना, ये सारी चीजें जो ऑर्गेनिक फूड है वो इसके पास मान लेते हैं यहाँ पे बन गया, यहाँ पे मान लेते हैं आपका फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे ये सब, है ना, ये ऑर्गेनिक जो फूड है यहाँ पे प्रेजेंट है। और ये सेल तो, है ना, कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस
फोटोसिंथेसिस ये प्लांट का ही सेल है, बट ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, हेंस, है ना, इट नीड्स फूड फॉर एनर्जी। तो ये फूड कहाँ से आएगा? ये फूड यहाँ से आपका ट्रांसपोर्ट होकर के इसके पास आएगा। फूड ट्रांसलोकेटेड, है ना, टू दिस सेल। यहाँ से जो फूड बना आपका, ये ऑर्गेनिक फूड जो है वो यहाँ पे बन रहे हैं, इस सेल में फूड बन रहे हैं, यहाँ पे बन रहे हैं, और यहाँ से फिर जो है ये ट्रांसलोकेटेड होकर के यहाँ पे आएंगे, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस आपका नहीं कर पा रहा है। तो ये चीजें आपने समझा। Hence food has to be translocated to all non-green part, है ना। तो ये एक तरह से क्या था? नॉन ग्रीन पार्ट था, नॉन ग्रीन पार्ट है ना, या सेल है आपका। अब आगे है एनिमल आर हेटरोट्रॉफिक। एनिमल जो होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, वो खुद से खाना नहीं बना सकता है। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट, वो प्लांट से खाना को, है ना, लेते हैं। जैसे डायरेक्टली, प्लांट से डायरेक्टली कौन लेगा? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स होगा वो डायरेक्टली प्लांट को जो है खाएगा, और उससे जो है फूड उससे मिल जाएगा उसको। और कुछ जो कार्निवोर्स होते हैं वो हर्बीवोर को खाएगा। ये मान लेते हैं आपका प्लांट है ना, ये प्लांट है। प्लांट जो है लाइट एनर्जी यूज करके फूड बना लिया, है ना। ये तो फूड यहाँ पे बन गया, है ना। ये आपका लाइट एब्जॉर्ब करके प्लांट जो है खाना बना लिया। अब इस खाना को हार्बीवोर डायरेक्टली खाएगा, है ना। ये हार्बीवोर है, इस प्लांट को डायरेक्टली खाएगा और एनर्जी फूड ले लेगा। और इस हार्बीवोर को फिर ये इनडायरेक्टली, है ना, प्लांट से इनडायरेक्टली फूड जो कौन ले रहा है? कार्निवोर। तो कार्निवोर इनडायरेक्टली कैसे ले रहा है? ये हार्बीवोर खाएगा, तो यहाँ से जो एनर्जी यहाँ पे इसके पास गया, हार्बीवोर के पास, फिर ये एनर्जी एक तरह से ट्रांस इसके पास ट्रांसफर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली कार्निवोर भी जो है वो प्लांट से ही, प्लांट का ही खाना ले रहा है, बट इनडायरेक्टली ले रहा है, क्योंकि वो डायरेक्टली प्लांट को नहीं खा करके, है ना, हर्बीवोर्स को खाया था। और हर्बीवोर्स से खाना, हर्बीवोर के पास खाना कहाँ से आया था? फूड से जो आया था। आगे है सेप्रोफाइट्स लाइक फंजाई आर डिपेंडेंट ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। सेप्रोफाइट्स जो होते हैं जैसे फंगस, ये आपका डिपेंडेंट है किस पे? डेड एंड डिकेइंग मैटर। What is important to recognize is that ultimately all the food that is required for life processes come from photosynthesis। अब मान लेते हैं ये प्लांट जो है डेड हो गया, है ना, प्लांट डेड हो गया, ये हर्बीवोर डेड हो गया, या ये कार्निवोर जो है डेड हो गया, है ना। तो ये डेड होने के बाद जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, इस पे कौन ग्रो करता है? फंजाई, है ना। डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे मान लेते हैं कि ये, है ना, समथिंग इस तरह का जो है मटेरियल है, तो इस पे फंजाई ग्रो करेगा। फंजाई जो है इस पे ग्रो करेगा, इससे जो है ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा। इससे जो है मान लेते हैं यहाँ पे जो आपका, है ना, न्यूट्रिशन है, फूड है, इसको ये एब्जॉर्ब करेगा, है ना। इससे जो है ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा। तो अल्टीमेटली ये जो इसमें न्यूट्रिशन आया, जो फूड आया, वो कैसे आया? ये तो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल है, तो इसमें जो मरने के बाद भी तो इसमें फूड स्टोर्ड है, लेकिन मरने से पहले, मान लेते हैं प्लांट है, मरने से पहले वो फूड, इसमें फूड स्टोर हो गया। या फिर हर्बीवोर है, वो भी प्लांट से फूड उसको मिल गया था, फिर वो मर गया, बट उसमें तभी भी न्यूट्रिशन है ना। तो
उस न्यूट्रिशन को फंजाई यूज करेगा। मान लेते हैं कार्निवोर है, वो भी एनर्जी जो है इनडायरेक्टली प्लांट से लिया था, है ना। हर्बीवोर कर खा करके जो है वो भी मान लेते हैं डेड हो गया, तो उसके बॉडी में भी तो अभी एनर्जी फूड स्टोर्ड है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है। तो उसको डेड होने के बाद डिके जो मटेरियल्स है उसको उस वहां से जो है फूड ले लिया। तो अल्टीमेटली जो फंजाई है, जो सेप्रोफाइट की तरह बिहेव कर रहा है ना, ये भी इनडायरेक्टली प्लांट से ही जो है खाना ले रहा है। अब आगे है, तो यहाँ पे जो ये लाइन लिखा हुआ था, है ना, ये लाइन यहाँ पे देखें। What is important to recognize is that ultimately all the foods that is required for life processes, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, फंजाई, बैक्टीरिया, है ना, प्लांट, एनिमल, ये सब जो है वो जो रेस्पायर करता है, फूड को जिससे एनर्जी मिलता है, वो कम फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, दैट इज कम फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस। दिस चैप्टर डील्स विथ सेलुलर रेस्पिरेशन। इस चैप्टर में हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे रेस्पायर करता है ना, कैसे फूड से जो है वो एनर्जी मिलेगा। यही हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन में कैसे जो है ना, फूड से एनर्जी को फूड से एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। और द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी। सेलुलर रेस्पिरेशन को ही अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेक डाउन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। द मैकेनिज्म ऑफ break down of food material within the cell to release energy and trapping this energy for the synthesis of ATP। तो जो एनर्जी आपका फूड में स्टोर्ड है, फूड को ब्रेक डाउन करके उस एनर्जी को वहां से निकाला जाता है, और उस एनर्जी को फिर किस रूप में, किसको सिंथेसाइज करने में यूज किया जाता है, आपका एटीपी को सिंथेसिस करने में वो एनर्जी जो है यूज किया जाता है। फूड में जो एक तरह से एनर्जी है, उसको एटीपी सिंथेसिस करने में हम लोग फाइनली यूज कर लेते हैं। तो पहले फूड, है ना, एक तरह से देखा जाए यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा लिखें, ये फूड है ना। फूड का ब्रेक डाउन होगा, ऑक्सीडेशन, फूड का ऑक्सीडेशन होगा, ब्रेक डाउन होगा, तो ये एनर्जी रिलीज हुआ। एनर्जी को इसके सिंथेसिस में यूज कर लिया जाता है, एटीपी के सिंथेसिस में, है ना। एटीपी सिंथेसिस में यूज कर लिया जाता है। फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स टेक्स प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट, है ना। फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है? विद इन द क्लोरोप्लास्ट, इन द यूकैरियोट। यूकैरियोट में ये क्लोरोप्लास्ट में होगा। वेयर एज द ब्रेक डाउन ऑफ, है ना, ये विद इन द क्लोरोप्लास्ट क्यों लिखा गया है यूकैरियोट्स में? क्योंकि यूकैरियोट्स में ऑर्गेनेल्स होते हैं, है ना। और उस ऑर्गेनेल में फोटोसिंथेसिस होगा, लेकिन जैसे मान लेते हैं साइनोबैक्टीरिया है, वहां पे तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, वहां तो साइटोप्लाज्म में जो आपका क्रोमेटोफोर होता है, वहां से लाइट को ट्रैप करेगा और उसके साइटोप्लाज्म में ही जो है उसी सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। यहाँ पर ये चीजें जो लिखा हुआ है क्यों लिखा गया है, ये ध्यान से देखना है ना। एक एक लाइन को, एनसीईआरटी को थोड़ा, है ना, रुक कर पढ़ना है और समझ के पढ़ना है। जल्दीबाजी में पढ़ लेने से चैप्टर खत्म हो जाते हैं, बट ना जब आंसर करने की टाइम आती है तो वहां पे हम आंसर नहीं कर पाते हैं। खास करके स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, इवन एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में, क्योंकि हम ये सब जो एक एक इम्पोर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी का, है ना, इसको मिस कर देते हैं, जल्दीबाजी में पढ़ लेते हैं, है ना। कभी कभी टाइम सोचते हैं कि अच्छा टाइम कम देना है और जल्दी से जो है चैप्टर खत्म कर लेते हैं। चैप्टर भी आपका जल्दी खत्म हो जाएगा, तो उसी के अनुसार आपका बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी उसमें छूट जाएंगे जल्दीबाजी करने के चक्कर में।
तो एक बार पढ़ें, समझ के पढ़ें, कॉन्सेप्ट एक एक लाइन से जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते जाएं, है ना? तब जा करके फिर आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। नहीं तो फिर जल्दीबाजी के चक्कर में आपका क्वेश्चन छूट जाएंगे। एक एक लाइन से क्या क्या क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए कि एक लाइन है, इससे क्या क्या क्वेश्चन बनाया जाता है, सेल्फ से क्वेश्चन बनाना सीखिए। अगर ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो ये बहुत बेटर होगा, है ना? ये जो डिकोड एनसीईआरटी लाइन जो एक सीरीज है अभी हम चला रहे हैं, इसके बाद एक सीरीज चलाएंगे जिसमें एक दो चार पांच मान लीजिए एक पैराग्राफ लिए, और पैराग्राफ से या दो चार लाइन से कितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस क्वेश्चंस को हम लोग फिर बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। एक एक लाइन से, है ना, एक एक पैराग्राफ से दो क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जितना बन सकता है, उससे क्या होगा, वो और भी इफेक्टिव होगा। बट अभी यहाँ पे हम जस्ट, है ना, एनसीईआरटी को डिकोड करते हैं। एक बार ये सारे चैप्टर्स कवर हो जाए फिर हम, है ना, उस तरीके से सीरीज जो है चलाएंगे। और एक क्वेश्चंस का भी एमसीक्यू और पीवाईक्यू का भी सीरीज चलाएंगे, है ना? तो पहले तो ये देखते हैं। अब फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स टेक्स प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट इन द यूकैरियोट्स, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट लिख दिया तो वहां पर दिखाना पड़ेगा कि यूकैरियोट्स में, वेयर, और नहीं तो फिर फोटोसिंथेसिस ऐसे साइटोप्लाज्म में होंगे तो वो कहाँ पर होंगे, वो प्रोकैरियोट्स में होंगे, बैक्टीरियल सेल्स में होंगे, जैसे साइनोबैक्टीरिया। वेयर एज द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मोलिकुल्स टू yield एनर्जी टेक प्लेस, यहाँ पे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मोलिकुल्स को, है ना, ब्रेक डाउन किया जाता है और एनर्जी को, है ना, वहां से प्रोड्यूस होता है इन द साइटोप्लाज्म एंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी, है ना? तो ये जो कह रहा है कि इन द साइटोप्लाज्म एंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो ओनली इन द यूकैरियोट। जब फिर माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर दिया गया, है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया फिर कहाँ पर होगा, है ना, ओनली इन द यूकैरियोट्स। और आप साइटोप्लाज्म बोलेंगे तो वो, है ना, आपका ग्लाइकोलिसिस जो है वो तो आपका साइटोप्लाज्म में होगा, चाहे वो प्रोकैरियोट है या फिर यूकैरियोट है ना? बट बाकी जो है ब्रेक डाउन करने के लिए आपको ऑर्गेनेल्स की जरूरत पड़ती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया करने, क्रेब साइकिल चलाने के लिए जरूरत पड़ती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया फिर अगेन यूकैरियोटिक सेल में ही मिलते हैं, प्रोकैरियोट में मिलते नहीं है। इसीलिए जहां जहां क्लोरोप्लास्ट लिखा हुआ है वहां पे ब्रैकेट में यूकैरियोट दिया गया है। और जो प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होगा, तो वो साइटोप्लाज्म में अगर है तो वो, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल है, वो प्रोसेस हर जगह होगा। जैसे ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म होता है, वो चाहे बैक्टीरिया हो या फिर यूकैरियोट हो या फिर प्रोकैरियोट हो, वो हर जगह होता है। बट जो पार्ट क्लोरोप्लास्ट में होगा, तो वो तो यूकैरियोटिक सेल में ही होना पड़ेगा, क्योंकि प्रोकैरियोट में क्लोरोप्लास्ट होता नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोसेस हो रहा है, तो फिर वो यूकैरियोटिक सेल में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है ना? तो आगे हम लोग फिर देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इसको बड़ा ध्यान से देखना है कि क्यों ये सब चीजें लिखा गया है। द ब्रेकिंग ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू ऑक्सीडेशन within the cell leading to the release of considerable amount of energy is called respiration। तो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ना, ये जो है आपका, मान लेते हैं ये कार्बन कार्बन बॉन्ड यहाँ पे दिखाते हैं। ये क्या है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड है। अब ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन होगा, है ना। तो इसका ऑक्सीडेशन होगा तो फिर आपका एनर्जी जो है रिलीज होगा, है ना। एनर्जी जो है आपका रिलीज होता है। तो कह रहा है कि थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन द सेल लीडिंग टू द रिलीज ऑफ द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ द एनर्जी कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का डेफिनेशन क्या हो गया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू ब्रेक डाउन कराना और उससे एनर्जी को रिलीज करवाना इज नोन एज रेस्पिरेशन। द कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आर नोन एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। और जो कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस रेस्पिरेशन के थ्रू या रेस्पिरेशन के जो प्रोसेस में जो कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जैसे यहाँ पे ये कोई कंपाउंड होगा जिसमें कार्बन कार्बन आपका बॉन्ड है ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपका है ये। तो ये आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो जाएगा, है ना। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो जाएगा। और ये पूरा जो प्रोसेस हो गया, है ना, ये जो है पूरा जो प्रोसेस है एनर्जी रिलीज करवाना, ये हो गया आपका रेस्पिरेशन, है ना। कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसका ऑक्सीडेशन करके एनर्जी रिलीज करवाना इज नोन एज रेस्पिरेशन। और जो कंपाउंड यूज होगा उस रेस्पिरेशन प्रोसेस में उस कंपाउंड को बोलेंगे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। यूजुअली कार्बोहाइड्रेट आर ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी। यूजुअली जो है कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज होता है बट प्रोटीन्स फैट एंड इवन ऑर्गेनिक एसिड कैन बी यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो ये भरी ये चीज में ध्यान देना है कि कार्बोहाइड्रेट तो होगा ही होगा, है ना। यहाँ पे ये जो सबस्ट्रेट था ये जनरली क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। ये जनरली क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। बट आपका फैट, प्रोटीन, ऑर्गेनिक एसिड ये भी आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो सकता है। ये भी आपका जरूरत पड़ने पे ये भी रेस्पिरेशन में जा सकता है। बट मेनली जो है कार्बोहाइड्रेट, है ना, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह काम करता है। लेकिन जब ये कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल नहीं रहे तो फैट, प्रोटीन और ऑर्गेनिक एसिड का रेस्पिरेशन में यूज किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना है। इन सम प्लांट्स, है ना, कुछ प्लांट्स में ये सब भी यूज किया जा सकता है अंडर सर्टेन कंडीशंस, है ना। अंडर सर्टेन कंडीशंस में जब तक अवेलेबल है तब तो ठीक है। और अगर अवेलेबल नहीं है या कुछ अलग ऐसे कंडीशंस डेवलप हो जाए अवेलेबल होने के बावजूद भी, है ना, तो ये सब प्रोटीन, फैट और ऑर्गेनिक एसिड रेस्पिरेशन में जा सकता है। तो लिखा है इन सम प्लांट्स एंड अंडर सर्टेन कंडीशंस, ये भी ध्यान देने वाली बात है। अब आगे है ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन अ सेल all the energy contained in respiratory substrate is not released free into in the cell। कह रहा है कि all the energy contained in respiratory substrate is not released free in the cell। सेल में फ्रीली जो है रिलीज नहीं होता है। और इन अ सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में भी नहीं होता है। इट इज रिलीज इन अ सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शंस controlled by enzymes and it is trapped as chemical energy in the form of ATP। तो कह रहा है कि कोई कंपाउंड है ना, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, इससे एक बार में एनर्जी, फ्री एनर्जी, है ना, ऑक्सीडेशन करने के बाद एक ही सिंगल स्टेप में नहीं होता है ना, सिंगल स्टेप में नहीं होता है।
बट ये क्या होता है, मल्टीपल स्टेप में होता है, मल्टीपल स्टेप में होगा, है ना। और ये बीच आपका किसी न किसी फ्री कंपाउंड में, किसी न किसी मॉलिक्यूल्स में वो एनर्जी को ट्रैप करके रखेगा। जैसे मान लेते हैं कि इसके दौरान जो आपका NaDH है उसको बना दिया, या मान लेते हैं आपका ATP है ना, इसको बना दिया। तो एनर्जी को इस मॉलिक्यूल्स में ट्रैप करके रखा जाता है। फ्रीली जो है ना, फ्रीली जो है ये जो है, क्योंकि एनर्जी बस ऑक्सीडाइज करेंगे रिलीज हो जाएगा एक ही बार में। तो एक ही बार में अगर रिलीज होगा तो सेल उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। मान लेते हैं कि आपके पास है ना बहुत खाना अवेलेबल है, तो इस खाने को आप क्या करेंगे, जो है मान लीजिए कि चावल है या गेहूं है, तो उसको आप स्टोर करके रखेंगे गेहूं के ही रूप में। और उसके बाद धीरे धीरे जितना जितना आपको जरूरत पड़ेगा उतना उतना उसको आप यूज करते जाएंगे। एक ही बार मान लेते हैं आप 1000 ब्रेड बना लेते हैं, चपाती बना लेते हैं, रोटी बना लेते हैं, और खाना है आपको मात्र 5 रोटी, सपोज दैट, तो बाकी तो सब बर्बाद हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से सेल भी जो है जितना जरूरत पड़ता है उतना उसको है ना यूज करता है, और जितना जरूरत नहीं है उसको किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स में स्टोर करके रखता है, और जब जब जरूरत पड़ता है उसका ब्रेक डाउन करके यूज करता है। तो ये कह रहा है कि सिंगल स्टेप में नहीं हो रहा है, ये मल्टीपल स्टेप में हो रहा है, मल्टीपल स्टेप में हो रहा है ना। तो ये हम लोग पढ़ेंगे कि ये और एनर्जी जो है आपका किसी न किसी मॉलिक्यूल्स में वो स्टोर करके रखता है। तो फिर से इसको देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन विद इन सेल ऑल द एनर्जी कंटेन्ड इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, है ना, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज नॉट रिलीज फ्री इन द सेल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्री में सेल में से रिलीज नहीं करता है, और इन अ सिंगल स्टेप, और ना ही वो सिंगल स्टेप में होता है। तो क्या होता है, इट इज रिलीज इन अ सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन। जैसे ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ेंगे कि कैसे एक एक स्टेप होता है, एंड कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स, और वो सारा स्टेप्स कोई न कोई एंजाइम से कंट्रोल्ड वे में होता है। एंड इट इज ट्रैप एज ए केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, है ना। उसको एटीपी के रूप में जो है यहाँ पे स्टोर कर दिया। और या फिर NaDH, तो NaDH को तो फाइनली इससे भी हम लोग ऑक्सीडाइज करके क्या करते हैं, इसका भी ऑक्सीडेशन करते हैं NaDH का ETS के थ्रू, और उससे भी हम लोग क्या बनाते हैं, है ना, उससे फाइनली हम ETS, है ना, इसके थ्रू फाइनली हम ATP ही बनाते हैं। तो फाइनल जो आपका मॉलिक्यूल्स है जो एनर्जी को स्टोर करके रखेगा, दैट इज योर एटीपी, दैट इज योर एटीपी है, वही कह रहा है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। Hence, it is important to understand that the energy released by oxidation in respiration is not, or rather cannot be used directly, but is used to synthesize ATP, which is broken down whenever and wherever energy needs to be utilized। फिर इस लाइन को अच्छे से देखें, तो अब क्या कर रहा है, हेंस, है ना। इस प्रकार इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, है ना, ये समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि एनर्जी रिलीज बाय ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के द्वारा जो एनर्जी रिलीज होता है इन द रेस्पिरेशन, है ना, रेस्पिरेशन प्रोसेस में, इज नॉट, और रदर कैन नॉट यूज डायरेक्टली, इसको इस एनर्जी को डायरेक्टली हम लोग यूज नहीं करते हैं, बट इज यूज टू सिंथेसाइज एटीपी, बट उस एनर्जी को एटीपी सिंथेसिस करने में यूज करते हैं और एटीपी बनाते हैं, विच इज ब्रोकन डाउन, जिसको ब्रोकन डाउन किया जाता है, जिसको ब्रेक किया जाता है, वेन एवर, जब भी, एंड वेर एवर, जहां भी एनर्जी नीड्स टू बी यूटिलाइज,
एनर्जी को, है ना, यूटिलाइज करने की जहाँ पे जरूरत पड़ेगी। हेंस एटीपी एक्ट एज द एनर्जी करेंसी, है ना, इसलिए एटीपी जो है एक्ट किस तरह काम करता है, तो एनर्जी करेंसी के रूप में काम करता है। ये आपका क्वेश्चंस आया हुआ भी क्वेश्चन है क्यूआईक्यू में, और ये आ भी सकता है। ऑफ द सेल, एटीपी जो है वो, एटीपी जो है वो एक्ट एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। दिस एनर्जी wrapped in ATP is utilized in various energy requiring processes of the organism। तो ये एटीपी को जहां जहां कोई, है ना, एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है, जहां जहां पे एनर्जी बॉडी में जरूरत पड़ेगा, सेल के अंदर जरूरत पड़ेगा, वो एनर्जी लेने के लिए क्या करेगा, एटीपी को यूज करेगा, एटीपी को ब्रेक डाउन करके एनर्जी लेता है। एंड द कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग respiration is used as precursor for biosynthesis of other molecules in the cell। और जो कार्बन स्केलेटन बनते हैं, है ना, उसको कोई दूसरा बायोसिंथेसिस मॉलिक्यूल्स को बायोसिंथेसाइज करने में यूज कर लिया जाता है इन द सेल्स में। तो ये पॉइंट कभी नहीं समझे होंगे कि ये क्या कह रहा है। ये जब हम लोग क्रेब साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे या फिर ग्लाइकोलिसिस के बारे में, तो वहाँ पे इस चीज़ों को अच्छे से समझ में आएगा। बट फिर भी एक बार फिर से इसको देखो। कह रहा है एटीपी एक्ट एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ये तो ठीक है। दिस एनर्जी ट्रैप्ड इन एटीपी इज यूटिलाइज्ड इन वेरियस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेसेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये भी ठीक है ना। जहाँ पे कोई भी एनर्जी जहाँ पे जरूरत पड़ेगा वहाँ पे एटीपी का यूज हो जाएगा। एंड द कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, जो कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, जैसे कोई चीज आप बना रहे हो, है ना, कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तो प्रोडक्ट बना रहे हो तो कोई बाय प्रोडक्ट भी साथ साथ में बनता है ना। तो उस बाय प्रोडक्ट को फिर यूज कर लिया जाता है कुछ ना कुछ चीजें बनाने के लिए, ठीक है। तो उसी तरीके से कह रहा है कि इस चीज को आप एक एग्जाम्पल से समझ लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे जैसे मान लेते हैं कि ये आपका ग्लाइकोलिसिस होने के बाद ये पायरुवेट आपका बनता है, पायरुवेट, है ना। ये ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज जो है आपका, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज जो है आपका मल्टीपल स्टेप में, 10 स्टेप में, है ना, ये कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में, ग्लूकोज से। और यहाँ कुछ यहाँ पर भी आपका एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ये एटीपी साइटोप्लाज्म में आपका बनेगा ग्लाइकोलिसिस के दौरान, क्योंकि ये जो है प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलिसिस जो है साइटोप्लाज्म में बनते हैं। ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में, एक मिनट। हम्म तो हम लोग बात कर रहे थे ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज से आपका ब्रेक डाउन होगा और पायरुवेट बनेगा, और पायरुवेट से फिर आपको मान लेते हैं एसिटाइल कोएंजाइम बना, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसिटाइल कोएंजाइम जो है आपका साइट्रेट बनाता है, फिर आइसोसाइट्रेट बनता है ना। और ये फिर आपका यहाँ पे हम लोग पढ़ते थे, एक पढ़ेंगे, है ना, NADH बनेगा, और ये फिर ETS में जाएगा। अभी थोड़ा सा, है ना, अगर जो पहली बार पढ़ेंगे तो इसको समझ में दिक्कत आएगा।
ये जो ऑलरेडी पढ़े हैं वो समझ जाएंगे। इससे फिर आपका एटीपी का फॉर्मेशन होता है। फिर यहाँ पर आपका है ना NADH बनता है। अब फिर वो ATS के थ्रू यहाँ पे एटीपी बनाएगा। और एक NADH आपका मैलेट है ना के दौरान जो है, जब मैलेट से ऑक्जेलोसिटेट बनता है तो फिर NADH यहाँ पे बनता है। तो ये आपका एटीपी बनाता है। तो आपका एटीपी तो बन ही रहा है। बाकी ये जो सबस्ट्रेट है, जैसे साइट्रेट है, साइट्रेट आपका कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में जा सकता है। तो यही साइटोस्केलेटन प्रोडक्ट की बात कर रहा है यहाँ पे, कि जो कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज यूज्ड एज प्रिकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स इन द सेल। अब ये चीजें इस फिगर से समझ में आ जाएगा कि जैसे ये आपका है ना रेस्पिरेशन के दौरान ये कभी साइट्रेट, ये एक प्रिकर्सर का काम करेगा, क्या बनाने के लिए, कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए। जरूरत पड़ेगा तो ये साइट्रेट को यहाँ से यूज कर लेगा, साइट्रेट कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए या फिर फैटी एसिड बनाने के लिए। फिर यहाँ पर अगर हम देखें अल्फा, ये मान लेते हैं यहाँ जरूरत नहीं है तो ये आगे प्रोसेस होते रहेगा, है ना। मान लेते हैं ये बहुत सारे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, ये 100 जो है आपका मोलिकुल साइट्रेट बन गया। तो 100 में से हो सकता है कि ये है ना 10 या 60 मान लेते हैं, या 40 मान लेते हैं, ये आपका बनाने में चला गया क्या, कोलेस्ट्रॉल, कुछ चला गया फैटी एसिड में, और 60 जो है आगे प्रोसेस में चला गया एनर्जी एटीपी NADH बनाने में, और फिर वो एटीपी बनाएगा फर्दर। उसी तरह अल्फा कीटोग्लूटारेट है, ये एमिनो एसिड का प्रिकर्सर का काम करेगा। तो ये आपका कार्बन स्केलेटन है, ये 5 कार्बन का कंपाउंड है। ये आपका साइट्रेट 6 कार्बन का कंपाउंड है ना। उसी तरह से सक्सिनाइल को एंजाइम है, ये कार्बन स्केलेटन, ये भी 4 कार्बन का है। ये आपका जरूरत पड़े पर प्रोफाइलिन रिंग्स बनाएगा। फिर आइसोल्यूसिन है ना एमिनो एसिड बनाएगा, मेथियोनिन, वैलिन है ना, फैटी एसिड, ये सब जो है बनाएगा। क्यूमेरेट है, ये आपका एस्पार्टेट, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, ये सब जो एमिनो एसिड्स है वो बनाने में यूज हो जाता है। जरूरत पड़ने पे मैलेट जो है फिर से ग्लूकोज आपका बना देगा। फिर ऑक्जेलो एसीटेट है, ये फिर से एमिनो एसिड भी बना सकता है। तो ये कह रहा है कि जो कार्बन स्केलेटन है ना, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन जो जो बीच बीच में प्रोडक्ट आपका बन रहे हैं, वो जरूरत पड़ने पे किसी दूसरे बायोमोलिक्यूल को सिंथेसिस में बनाने में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये चीजें आप समझे होंगे कि क्या यहाँ पे कह रहा है। तो आगे हम लोग देखते हैं, डू प्लांट्स ब्रीथ। अब एक क्वेश्चन है कि क्या प्लांट जो है, एक मिनट, हाँ, तो इसको देखते हैं, डू प्लांट ब्रीथ, क्या प्लांट ब्रीदिंग करता है। तो वेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नॉट क्वाइट सो डायरेक्ट। इसका डायरेक्ट आंसर हम नहीं कर सकते कि हाँ वो ब्रीदिंग करता है। तो ब्रीदिंग करता तो है, बट अब जैसे ब्रीदिंग करना तो हम लोग वो समझते हैं कि जो जैसे ह्यूमन बीइंग या जो हायर एनिमल्स है उसके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। जैसे हम लोगों के पास नोज है, ट्रैकिया है ना, लंग्स है, और ये ब्रीदिंग में हेल्प करता है। और फाइनली जो है गैसियस एक्सचेंज करवाता है, CO2 जो है बॉडी के अंदर ले जाएगा, सेल के अंदर ले जाएगा, और सॉरी ऑक्सीजन को ले जाएगा बॉडी के अंदर, है ना, और CO2 को जो है बॉडी से बाहर निकालेगा। तो अल्टीमेटली है ना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो क्या कर रहा है, आपका ऑक्सीजन को
कैरी कर रहा है ना, और वो आपका सेल तक, है ना, ये आप मान लेते हैं आपका सेल है। यहाँ पे CO2 ऑक्सीजन को ले जा रहा है और यहाँ से CO2 को बाहर निकाल रहा है। ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहा है। बट अल्टीमेटली तो काम यही हो रहा है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आपके सेल से CO2 बाहर निकल रहे हैं और O2 जो है आपका सेल के अंदर जा रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ाना है और यहाँ से CO2 जो बढ़ा हुआ है उसको बाहर निकालना है। इसको निकालने में आपको कौन हेल्प कर रहा है आपको, ये ये अंदर बाहर करने में आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प कर रहा है, हायर एनिमल में, है ना, इन हायर एनिमल्स इंक्लूडिंग, है ना, ह्यूमंस, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। बट तो इसको हम लोग बोल देते हैं कि अच्छा ये ब्रीदिंग है, तो हम इस प्रोस्पेक्टिव से, है ना, इस नजरिए से ब्रीदिंग को समझते हैं। बट प्लांट में रेस्पिरेटरी सिस्टम तो नहीं होता है, लेकिन वहां पर भी ऑक्सीजन, वहां पर भी सेल्स में ऑक्सीजन आपका जाएगा और CO2 सेल से बाहर निकलता है। बट ये तो होता ही होता है। ये ये पार्ट आपको सब में होता है, ये पार्ट, है ना, इन ऑल ऑर्गेनिज्म, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल हो, है ना, प्लांट हो या माइक्रोब्स हो, है ना, कोई भी हो, ये प्रोसेस आपका, ये यहाँ तक वाला जो पार्ट है, ये पार्ट तो होना ही होना है ना, ये पार्ट तो होना ही होना है। बट ये वाला जो पार्ट था, ये वाला जो पार्ट हम दिखाया रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये आपका हायर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, जो एनिमल्स में है ना, एनिमल का है, हायर एनिमल्स में। ये चीजें आपको प्लांट के पास नहीं होते हैं, माइक्रोब्स के पास रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है एज सच, जैसा हम लोगों में है, ट्रेकिया, नोज, माउथ, है ना, ये सब चीजें, लंग्स। बट ये पार्ट तो वो जरूर करता है ना, सेल से ऑक्सीजन निकालेगा और CO2, सॉरी, ऑक्सीजन सेल के अंदर लेगा और CO2 को बाहर निकालेगा, चाहे वो डिफ्यूजन से हो, है ना, गैसियस सक्शन जैसे भी हो सकता है, वो करता है। तो इनडायरेक्टली, है ना, टू प्लांट ब्रीथ, तो इसका आंसर होगा यस, ब्रीथ करता है ना, बट उसके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है। तो यस, प्लांट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन टू अकर एंड दे आल्सो गिव आउट CO2। तो ये सेल है, तो उस सेल को, है ना, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और जो CO2 आपका सेल के अंदर बन रहा है वो आपका बाहर जाना चाहिए। तो ये तो प्लांट करता है ना, ये तो प्लांट करता है। हेंस प्लांट हैव सिस्टम इन प्लेस दैट इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो प्लांट के पास ऐसा सिस्टम होता है ना, जो ये ऑक्सीजन जो है सेल को मिलता रहे, वो करवाता है। प्लांट्स अनलाइक एनिमल्स हैव नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर गैसियस सक्शन। इसके पास कोई गैसियस एक्सचेंज का स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता है, ना ही माइक्रोब्स के पास होता है। बट दे हैव स्टोमाटा एंड लेंटिसेल्स फॉर दिस पर्पस। बस प्लांट के पास क्या होता है, स्टोमाटा होता है एंड लेंटिसेल्स होता है। अब ये लेंटिसेल्स एंड स्टोमाटा क्या होता है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, मान लीजिए लीफ है, तो लीफ में हम लोग चर्चा किए थे, यहाँ पे स्टोमाटा ऐसे करके प्रेजेंट होता है ना। तो इससे जो है आपका ऐसे करके, है ना, स्टोमाटा जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। इससे जो है आपका O2 मान लेते हैं कि ये आपका अंदर गया, और मान लेते हैं CO2 जो है आपका इधर से बाहर आ गया,
है ना। जरूरत पड़ने पे स्टोमाटा जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो CO2 अंदर जाएगा, है ना। और ऑक्सीजन जो है जो अंदर में बनेगा वो बाहर आएगा। तो डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोसेस की बात कर रहे हैं, है ना। अगर फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे, है ना, मान लेते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस ये कब होगा, ये होगा आपका, है ना, ये जो है अंदर बाहर, ऑक्सीजन अंदर आपका जा रहा है ना, ऑक्सीजन आपका अंदर जा रहा है और CO2 बाहर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे रेस्पिरेशन हो रहा है। और जब फोटोसिंथेसिस करना रहेगा उस समय स्टोमाटा के थ्रू क्या जाएगा, ये मान लेते हैं आपका स्टोमाटा है, उस समय CO2 अंदर जाएगा, है ना। उस समय आपका CO2 इसके थ्रू अंदर जाएगा और स्टोमाटा के थ्रू या, है ना, ऐसे भी वो CO ऑक्सीजन आपका बाहर आएगा। तो ये कब होगा, फोटोसिंथेसिस के दौरान, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो हम लोग बोलते हैं कि प्लांट जो है CO2 लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, ये ट्रू है कब, जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे तो ये सही है। और मैक्सिमम जो है वो CO2 एब्जॉर्ब करता है खाना बनाने के लिए, है ना, ये इन्वायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से, और ऑक्सीजन जो है रिलीज करता है। CO2 जो है आपका सिस्टोमाटा के थ्रू जो है वो जाएगा और वहाँ पे फूड बनेगा, और ऑक्सीजन जो है वाटर स्प्लिटिंग होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, जो हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, और वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो ये फोटोसिंथेसिस में, और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। बट जो रेस्पिरेशन होता है प्लांट में, वो बहुत ज़्यादा, रेस्पिरेशन रेट जो है बहुत लो होता है ना। रेस्पिरेशन रेट जो है बहुत लो होता है, तो ऑक्सीजन का उतना ज़रूरत नहीं है, कम कंसंट्रेशन में ज़रूरत है या ज़्यादा कम अमाउंट में ज़रूरत है रेस्पिरेशन के दौरान। तो ऑक्सीजन लेगा, मान लेते हैं ये आपका यहाँ पे 4 ऑक्सीजन ले रहा है और यहाँ पे 10 ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। रेस्पिरेशन के दौरान मान लेते हैं 4 ऑक्सीजन यूज हो रहा है ना। और फोटोसिंथेसिस में 10 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, तो अल्टीमेटली 6 मॉलिक्यूल्स तो रिलीज हो रहा है ना। तो इसलिए ब्रॉड सेंस में कहते हैं कि प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका जो ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, यहाँ पे CO2 जो कंज्यूम हो रहा है फोटोसिंथेसिस के दौरान, मान लेते हैं कि आपका 10 मॉलिक्यूल्स ये कंज्यूम हो रहा है CO2 का, और यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका 4 मॉलिक्यूल्स, है ना, रिलीज हो रहा है रेस्पिरेशन के दौरान। तो अल्टीमेटली कितना कंज्यूम हो रहा है, 6 मॉलिक्यूल्स जो है आपका CO2 का वो कंज्यूम हो रहा है। इसको, है ना, अगर एक बार में ना समझ आए तो वीडियो को फिर से पॉज करके या फिर से थोड़ा सा बैक जा करके फिर से इसको समझें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रेस्पिरेशन के दौरान हम क्या बोले कि प्लांट में रेस्पिरेशन का रेट कम होता है, तो जितना उसको ऑक्सीजन चाहिए उससे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो ओवरऑल जो है नेट जो है ना, जैसे मान लेते हैं कि 10 ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है फोटोसिंथेसिस में और रेस्पिरेशन में उसको 4 ऑक्सीजन मोलिकुल्स चाहिए, तो नेट जो है वो 6 ऑक्सीजन जो है मोलिकुल्स रिलीज कर रहा है। और उसी तरीके से मान लेते हैं कि रेस्पिरेशन में वो 4 CO2 रिलीज हो रहा है, लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए, फूड बनाने के लिए वो 10 CO2 जो है अंदर ले रहा है एक तरह से। तो नेट कितना जो है कंज्यूम हुआ, 6 मॉलिक्यूल जो है कंज्यूम होगा CO2 का। तो ओवरऑल प्लांट क्या कर रहा है, ओवरऑल जो है वो CO2 को, है ना, यूज कर रहा है प्लांट, और ऑक्सीजन जो है रिलीज करता है ना। ये प्लांट है मान लेते हैं, है ना।
अल्टीमेटली जो है ये, है ना, CO2 लिया प्लांट और ऑक्सीजन रिलीज करिए। ये एक ओवरऑल जो है हम लोग बात करते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाली ऑक्सीजन रिलीज करता है और CO2 यूज करता है। रेस्पिरेशन के दौरान वो उल्टा होता है। रेस्पिरेशन चाहे वो प्लांट करे या एनिमल करे, रेस्पिरेशन में हमेशा ऑक्सीजन यूज होगा और CO2 रिलीज होता है। बट हाँ, फोटोसिंथेसिस में ये चीजें होता है और ये ज्यादा होता है, इसलिए प्लांट में ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज करता है। नेट ओवरऑल जो है O2 रिलीज करेगा और CO2 को फिक्स करता है। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं। देयर आर सेवरल रीजन्स वाई प्लांट, है ना। अच्छा, ये हम लोग बात कर रहे थे कि इसके पास, प्लांट के पास स्टोमाटा होता है एंड लेंटिसिल होता है। तो स्टोमाटा तो हम लोग लीफ में देखे, ये स्टोमाटा है आपका, ये लीफ है आपका, यहाँ पे स्टोमाटा की हम लोग बात किए। लेंटिसिल्स जो है वो स्टेम में होते हैं। मान लेते हैं ये यहाँ पे स्टेम है और ये आपका रूट है प्लांट का, है ना, ये आपका प्लांट है। तो यहाँ पर लेंटिसेल्स होते हैं, यहाँ पे ऐसे करके लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। यहाँ पे सेल में जो है लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो बार्क होते हैं वहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा जो है ना, यहाँ पे लेंटिसेल्स एक तरह से प्रेजेंट होते हैं स्टेम में। हाँ, स्टेम में जो है आपका लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं, वहां से वो गैसियस एक्सचेंज करता है। और इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, बट आगे पहले देखते हैं कि यहाँ पे क्या बात किया हुआ है, फिर थोड़ा लेंटिसिल के बारे में चर्चा करेंगे। देयर आर सेवरल रीजन्स व्हाई प्लांट कैन गेट अलोंग विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। कह रहा है कि बहुत सारे रीजन्स हैं जिसमें प्लांट विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन का रेस्पिरेशन करता है। तो वो कौन कौन सा रीजन, इसके पास क्यों नहीं रेस्पिरेटरी ऑर्गन है? फर्स्ट है, ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैसियस एक्सचेंज नीड्स। तो हम लोग क्या है कि हम लोगों का हर पार्ट गैसियस एक्सचेंज नहीं कर सकता। हम लोग जो है ना, नोज का यूज करेंगे और वहां से ऑक्सीजन का एंट्री होगा और वहीं से ऑक्सीजन CO2 का एग्जिट होता है। बट और बट प्लांट क्या है, उसका हर एक पार्ट, लीफ अपना रेस्पिरेशन करेगा, गैसियस एक्सचेंज करवाएगा, स्टेम अपना गैसियस एक्सचेंज करवाएगा, और जो है रूट जो है वो अपना गैसियस एक्सचेंज करवाता है। जैसे ये आपका, है ना, ये लीफ है। ये जो लीफ है, ये लीफ जो है अपना गैसियस एक्सचेंज, अपना ओन गैसियस एक्सचेंज, यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होगा, CO2 ऑक्सीजन, है ना, ये अंदर बाहर जाना होगा। यहाँ पे ये हो रहा है, ये लीफ अपना कर रहा है, ये लीफ जो है अपना गैसियस एक्सचेंज करवाएगा, है ना। ये स्टेम का मान लेते हैं, ये पार्ट है यहाँ पर, ये अपना ओन गैसियस एक्सचेंज जो है यहाँ पे कर रहा है, अंदर बाहर जाएगा। फिर ये जो रूट है आपका, है ना, रूट में अपना गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। फ्लावर है, ये अपना गैसियस एक्सचेंज करेगा। बर्ड है, ये अपना गैसियस एक्सचेंज करेगा। ये लीफ है, ये अपना गैसियस एक्सचेंज करता है। इसको कोई रेस्पिरेटरी, इसी वजह से इसको कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं है। अब आगे थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं कि यहाँ पे हम लेंटिसेल्स दिखाए हैं, है ना। डू प्लांट ब्रीथ, तो यस करता है, बट वो गैसियस एक्सचेंज करता है, उसके पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है। करा द लिविंग सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन थिन लेयर्स इनसाइड एंड beneath द बार। ये अगर एक स्टेम है, यहाँ पर अगर हम, है ना, यहाँ पे एक मिनट डिटेल में इसको थोड़ा सा बताते हैं। ये
ये मान लेते हैं कि आपका है ना स्टेम है प्लांट का। ये ये स्टेम है। ये स्टेम का कटिंग है। ये मान लेते हैं स्टेम है ना। ये स्टेम है और ये आपका, ये एक मिनट इसको फिर से, ये मान लेते हैं आपका रूट है और ये आपका प्लांट है और ये आपका स्टेम। स्टेम को आप यहाँ से कट कर दें, यहाँ से ऐसे करके आप कट कर दें, है ना। कट करेंगे तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह से आपको दिखेगा, है ना। और यहाँ पे आपका क्या दिखेगा, एपिडर्मिस, है ना। एपिडर्मिस सेल जो है यहाँ पे आपको दिखेगा और इसके अंदर आपको क्या दिखेगा, कॉर्टेक्स आपको दिखेगा, है ना। कॉर्टेक्स दिखेगा और यहीं पे आपको, है ना, ओपनिंग दिखेगा किसका, यहीं पे आपको, है ना। ये इंटैक्ट रहते हैं बट ये थोड़ा सा यहाँ पे ओपनिंग रहते हैं और फिर इसके अंदर आपका अदर सेल्स रहेंगे, है ना। फिर इसके अंदर आपका अदर सेल्स रहते हैं और ये आपका सेंटर हो गया, है ना। सेंटर में आपका एंडोडर्मिस रहते हैं यहाँ पे और यहाँ पे फिर जाइलम फ्लोएम रहेंगे, ये सब रहेंगे। तो इस पोर्शन को, इतना बड़ा पोर्शन को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इतना पोर्शन जो है मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ इसमें। तो ये आप पोर्शन देखें तो ये एपिडर्मिस हो गया, है ना। अब समझ में आ रहा होगा कि कितना पोर्शन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये स्टेम है आपका, स्टेम का ये कटिंग था और ये एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, है ना। फिर इंडोडर्मिस, है ना। इंडोडर्मिस आएंगे, पेरिसाइकल आएंगे, ये सब सब आते हैं आपके। जाइलम फ्लोएम आते हैं और यहाँ पे सेंटर हो गया। इस सेंटर से लेकर के यहाँ तक पार्ट को हम जो है इस स्लाइड में दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर गौर से देखेंगे, ये एपिडर्मिस हो गया, ये आपका एपिडर्मिस हो गया और ये थोड़ा थोड़ा उसमें जो है बार्क में आप देखेंगे हल्का हल्का उसमें जैसे वो इंटैक्ट नहीं रहता है। किसी भी स्टेम को आप देखेंगे तो वो पूरी तरह से इंटैक्ट नहीं रहता है, उसमें थोड़ा थोड़ा फटा फटा जैसा आपको दिखेगा। आम का, मैंगो का आप स्टेम देखें या किसी भी, है ना, बड़े ट्री को देखेंगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा फटा जैसा चीजें आपको दिखेगा। वो चीजें यहाँ पे, वही यहाँ पे लेंटिल सेल्स है ना। अब ये लेंटिल सेल्स, ये पोर्शन जो है, ये लेंटिल सेल्स, ये यहाँ से यहाँ तक लेंटिल सेल्स, है ना। तो ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मेरे को लगेगा कि ये, है ना, ये लेंटिल सेल्स है। यहाँ से गैसियस एक्सचेंज आपका होगा, यहाँ से आपका गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी कि ऑक्सीजन अंदर जाएगा और CO2 का बाहर आएगा, है ना। ऑक्सीजन अंदर जाएगा और CO2 आपका बाहर आएगा रेस्पिरेशन करने के लिए। अब ये अंदर जाएगा और यहाँ पे कुछ सेल्स है आपका, है ना। और ये फैलम है, और ये जो है आपका पोर्शन दिख रहा है ना। कॉर्क हो गया, इसका यहाँ पे एरो दिखाया हुआ है। फैलोजेन, कॉर्क, कैम्बियम, ये पोर्शन यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये सब है नहीं एनसीईआरटी में,
है ना, नया वाले में इसको हटा दिया गया है। और ये फेलोडर्म है ना, ये आपका सेकेंडरी कॉर्टेक्स इसको बोलते हैं। और ये तीनों फैलम, फेलोजेन एंड फेलोडर्म मिल करके पेरिडर्म बनाता है ना। और यहाँ पे आपका ये लेंटिसेल्स हैं, इसमें जो है लूज पैरेन्काइमा सेल्स आपका प्रेजेंट है। और ये गैसियस एक्सचेंज कराने में हेल्प करता है। ये इनर बार्क हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इनर बार्क हो गया। और ये आपका जो फेलोजेन है कॉर्कम्बियम, यहाँ से लेकर के इधर वाले को आउटर बार्क हम लोग बॉल बार्क बोलते हैं। अब ये जो है ना, लिविंग फ्लोएम। तो ये सब जो है आपका लिविंग फ्लोएम है, यहाँ से यहाँ तक वाले पार्ट एक तरह से लिविंग है, यहाँ से यहाँ तक वाले पार्ट लिविंग होंगे। और ये जो वास्कुलर कैम्बियम के अंदर वाले जो पार्ट होंगे, है, ये सब इधर से इधर वाले, वो आपका नॉन लिविंग होते हैं। वो क्या होते हैं आपका नॉन लिविंग होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टेम का पेरीफेरी में मान लेते हैं ये इतना पार्ट है ना, ये इधर वाले पार्ट आपका एक तरह से देखा जाए तो यही लिविंग होता है। बाकी जो इधर पार्ट है ये यहाँ पे अगर हम दिखाएं इसको ऐसे, ये ये पार्ट डेड होता है, ये पार्ट आपका डेड होता है। तो ऑक्सीजन कितना जरूरत है, ऑक्सीजन जो है एक तरह से यहाँ वाले जो सब सेल्स हैं, यहाँ वाले जो सेल्स हैं, है ना, इसको ऑक्सीजन को चाहिए रेस्पिरेशन करने के लिए। ये पार्ट आपका लिविंग है, ये पार्ट आपका लिविंग है येलो वाला। और ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक सेंटर में, ये आपका नॉन लिविंग होता है ना। नॉन लिविंग है तो इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, बट जो लिविंग है उसको ऑक्सीजन की जरूरत है और CO2 वहां से निकलना है। तो यहाँ पे बीच बीच में लेंटिस सेल्स होते हैं, बीच बीच में जो है यहाँ पे लेंटिस सेल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, है ना। इस लेंटिस सेल से वो अपना गैसियस एक्सचेंज करवा लेता है। एक और डायग्राम में अगर हम इसको थोड़ा सा इनलार्ज करके देखें, ये मान लेते हैं आपका, है ना। और यहाँ पे पेरेन्काइमा सेल्स ऐसे करके पेरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट है। कॉर्टेक्स में पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। और ये आपका लेंटिस सेल्स है ना, लेंटिस सेल है। और यहाँ से ऑक्सीजन मान लेते हैं आपका एंट्री हो रहा है। ये ऑक्सीजन जो है इधर से इधर डिफ्यूज होकर के इस सेल के पास चला जाएगा, फिर डिफ्यूज होकर के इस सेल के पास चला जाएगा। यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस है, इसके पास चला गया, फिर यहाँ से डिफ्यूज होकर के इसके पास चला गया, यहाँ से डिफ्यूज होकर के इसके पास चला गया। और इधर वाला पोर्शन तो आपका क्या है, इधर वाला पोर्शन आपका मान लेते हैं कि ये वाला पोर्शन इधर सेंटर में है। ये सेंटर को यहाँ से ऐसे करके कट करके दिखा रहे हैं। तो ये तो डेड है ना, ये पोर्शन आपका इधर डेड पोर्शन है, नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग है ये पोर्शन जो आपका नॉन लिविंग है। सिर्फ यहाँ तक वाला पोर्शन आपका लिविंग है, यहाँ तक वाला पोर्शन आपका लिविंग है ना। तो इसके जो सेल्स होते हैं वो पेरेन्काइमेटस होते हैं। ये जो है आपका पेरेन्काइमेटस होते हैं। यहाँ पे आपका इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे आपका इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो आराम से जो है ये जो ऑक्सीजन है वो हर सेल तक जो है
पहुंच जाता है। ये हर सेल तक जो है पहुंच जाएगा। ऐसे करके यहाँ से फिर जो है यहाँ पहुंच जाएगा। यहाँ से फिर यहाँ तक पहुंच जाएगा। और अगर उसको CO2 बाहर आना होगा तो यहाँ से जो है ये CO2 निकलेगा, है ना। और ये ऐसे करके CO2 आपका बाहर आ जाएगा, इस सेल से यहाँ निकल जाएगा, इस सेल से जो है आपका CO2 बाहर निकल जाएगा, ऐसे करके बाहर निकल जाएगा। तो आपका ऑक्सीजन आ भी जाएगा और हर जगह से CO2 आपका बाहर निकल जा रहा है, और ये लेंटिस सेल के थ्रू आपका हो जा रहा है। उसी तरह से अब ये मान लेते हैं कि ये इतना पोर्शन तक जो है रेस्पिरेशन करवा दिया, यहाँ तक गैसियस डिफ्यूजन जो है वो करवा दिया, इस लेंटिस सेल की वजह से यहाँ तक हो गया। अब वो स्टेम में थोड़ा सा एक और डायग्राम देखें तो फिर समझ में आ जाएगा कि कैसे चारों तरफ होता है। ये मान लेते हैं आपका स्टेम का कटिंग है। और एक मिनट, ये ऐसे करके बहुत सारे आपका लेंटिसेल्स प्रेजेंट है ना। ये आपका स्टेम है और ये सब लेंटिसेल्स है ना। लेंटिसेल्स ये सब है, यहाँ पे लेंटिसेल्स है इस तरह से। सब क्या है, लेंटिसेल्स। और ये वाला पोर्शन मान लेते हैं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये पोर्शन जो बीच वाले है ये यहाँ से ये डेड है। ये पोर्शन जो है आपका डेड है। ये पोर्शन आपका डेड है। इसमें पूरा जाइलम आपका प्राइमरी सेकेंडरी जो है सब जाइलम जो है यहाँ भरा पड़ा है ना। ये आपका डेड है, इसको जो है ना, आपका डेड बोले या है ना, मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है डेड ही होते हैं, कुछ जो है आपका लिविंग होते हैं अंदर में। तो वो फिर जैसे फ्लोएम एंड जाइलम, तो आपका जाइलम पेरेन्काइम है वो वहाँ पे लिविंग होते हैं अंदर में, है ना। तो वो आपका वाटर एब्जॉर्प्शंस होते हैं, तो वो उसके थ्रू जो है गैसियस एक्सचेंज जो है कर लेता है CO2 और ऑक्सीजन का जो है। या फिर वहाँ पे कुछ जो है और भी जो है लिविंग सेल्स जो होते हैं वो थोड़ा बहुत जो है गैसियस एक्सचेंज वहाँ पे हो जाएंगे। बट यहाँ पर जो मेन जो है पोर्शन आपका जो लिविंग है यहाँ पे, वो पेरीफेरी में है। वो आपका पेरीफेरी में है ना। ऐसे करके ऐसे करके ये सब लिविंग है आपका। तो यहाँ पे हर एक सेल है ना, यहाँ मान लेते हैं ये आपका ऑक्सीजन यहाँ पे जा रहा है और यहाँ से आपका CO2 निकल रहा है। ये मान लेते हैं ये इतना दूर तक करवा दिया, ये इतना दूर तक करवा दिया एक लेंटिसेल से। फिर दूसरे लेंटिसेल से जो है ये इतना दूर तक करा दिया, है ना, ऐसे करके। फिर तीसरा जो लेंटिसेल है वो आपका इस इतना दूर तक करा दिया डिफ्यूजन जो है ना। यहाँ पर भी आपका ऑक्सीजन यहाँ पे जा रहा है और यहाँ से आपका CO2 निकल रहा है यहाँ पर। अब वो यहाँ तक इधर इस पोर्शन में यहाँ तक करा देगा, है ना। फिर जो है यहाँ आपका ऑक्सीजन अंदर जा रहा है और यहाँ से फिर आपका CO2 निकल रहा है, और वो इतना पोर्शन तक करा दिया। उसी तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन जाएगा और यहाँ से आपका CO2 निकलेगा और वो इतना पोर्शन तक मान लेते हैं करा दिया।
है ना। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन आपका अंदर गया, यहाँ से आपका CO2 बाहर आया और वो आपका इतना पोर्शन तक करा दिया। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन आपका अंदर गया और यहाँ से आपका CO2 बाहर आया और वो जो है इतना पोर्शन तक करा दिया। तो इस तरीके से, है ना, लोकल डिफ्यूजन से जो है आपका गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। और जो कुछ आपका इनर में है तो वो, है ना, वाटर के थ्रू जो है उसमें भी तो डिजॉल्व ऑक्सीजन रहते हैं, डिजॉल्व CO2 रहते हैं, है ना। वो फिर जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो है उस समय जब होते हैं वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, वहां से भी थोड़ा, है ना, जो कंपेनियन सेल्स है आपका, ये जाइलम पेरेन्काइमा है, फ्लोएम पेरेन्काइमा है, ये सब जो है वहाँ पे वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उस समय वो थोड़ा बहुत वहां से कर लेते हैं। अब बाकी जो आपका यहाँ पे लिविंग सेल है, जो बार्क है ना, जो लिविंग बार्क होते हैं पेरीफेरी में, वहां पे ये एक तरह से आपका करता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि कैसे लेंटिस सेल्स जो है स्टेम में गैसियस एक्सचेंज कराने में हेल्प करता है ना। ये जो है कैसे ना गैसियस एक्सचेंज कराने में हेल्प करता है। और लीफ में जो है आपका स्टोमाटा कराता है। तो इस तरीके से आपका ये जो है प्लांट जो है ब्रीदिंग यानी कि गैसियस एक्सचेंज कर लेता है। ये चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब वो आगे हम लोग देखते हैं। देयर इज अ वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू अनदर। कह रहा है कि यहाँ पे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में बहुत लिटिल ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का, है ना। तो इसको एक बार आप रीडिंग दें। ईच प्लांट पार्ट टेक्स केयर ऑफ इट्स ओन गैसियस एक्सचेंज। हर एक प्लांट का पार्ट, रूट अपना करेगा, लीफ अपना करेगा और स्टेम जो है अपना करेगा। रूट वाला क्या करता है, रूट कैसे करता है ना। तो रूट वाला हम लोग देखेंगे। मान लेते हैं कि ये रूट है ना, ये आपका ऐसे करके रूट है यहाँ पे, और ये आपका ऐसे करके रूट है ना। ये मान लेते हैं यहाँ पे जो आपका इसका एपिडर्मल सेल होते हैं, ये जो आपका एपिडर्मल सेल होते हैं, यहाँ पे क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं होते हैं। यहाँ पे जो है क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं होता एपिडर्मिस पे। एपिडर्मल सेल्स ये आपका रूट है ना। यहाँ पे एपिडर्मल सेल्स हैं, यहाँ पे क्यूटिकल अब्सेंट होता है। क्यूटिकल जब अब्सेंट होंगे यहाँ पे क्यूटिकल नहीं प्रेजेंट होते, तो फिर यहाँ पे जो आपका एक तरह से सॉइल पार्टिकल है ना, ये सब सॉइल पार्टिकल है। यहाँ पे एयर स्पेस होते हैं, एयर पॉकेट्स होते हैं, है ना। यहाँ पे एयर पॉकेट्स होते हैं, ये सब क्या है, सॉइल पार्टिकल्स है। यहाँ पे आपका एयर प्रेजेंट है, यहाँ पे ये जो एयर पॉकेट्स है ये सब एयर स्पेस होते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे एयर आपका प्रेजेंट होगा, यहाँ से ये और डिफ्यूजन के थ्रू ये है ये कर लेता है ना। ये यहाँ पे जाएंगे, मान लेता हूँ ऑक्सीजन है, ये वहां चले जाएंगे और फिर CO2 है आपका, है ना, बाहर आ जाएंगे। ये आपका ऑक्सीजन इधर चला गया और इस सेल से फिर आपका CO2 बाहर आ गया। क्योंकि यहाँ पे क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं है तो हर सेल में जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू आपका गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। कुछ कुछ में जो है वो हम लोग पढ़े थे न्यूमेटोफोर, इसमें ये पानी भर जाते हैं, ये सब एयर स्पेसेस में वाटर भर जाएंगे, है ना। एट- तो फिर आपका वहाँ पे न्यूमेटोफोर इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता था राइजोफोरा में, है ना।
इस तरीके से यहाँ से ऐसे रूट निकलते थे ऐसे करके, और यहाँ पे न्यूमेटोपोर बनाता था, और वो फिर एयर से जो है गैसियस एक्सचेंज करता था, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्यूटिकल प्रेजेंट होता नहीं है रूट में। तो इस तरीके से रूट अपना रेस्पिरेशन कर लेता है, गैसियस एक्सचेंज कर लेता है, स्टेम आपका लेंटिसेल से कर लेता है, और लीफ जो है आपका स्टोमाटा वहाँ प्रेजेंट होते हैं उससे कर लेता है। तो ये चीजें आप यहाँ पे देखें। अब है देयर इज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू अदर अनदर। तो हर एक पार्ट, ये एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, बहुत कम होता है। मतलब जैसे ये डायग्राम दिखाए थे, ये वाला डायग्राम, है ना, ये वाला डायग्राम, है ना, ये वाला डायग्राम, ये कुछ दूर तक ट्रांसपोर्ट होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिफ्यूजन कर लेगा, फिर यहाँ से जो है ये इधर इतना दूर तक करा देगा कुछ दूर तक, और यहाँ से कुछ दूर तक हो जाएगा। तो बहुत लंबा जो है ट्रांसपोर्टेशन इसमें होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हर एक जगह पे आपका लेंटिसिल्स प्रेजेंट है, स्टोमाटा प्रेजेंट है, तो है ना, इसमें लिटिल ट्रांसपोर्ट होते हैं, डिफ्यूजन से जो है काम चला लेता है। सेकेंड, प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड्स फॉर गैस एक्सचेंज। प्लांट जो है वो, उसको बहुत ज़्यादा गैसियस एक्सचेंज की भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, बहुत ज़्यादा रेस्पिरेशन जो है ना, करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो उसमें बहुत ज़्यादा, मान लीजिए कि जैसे एनिमल्स है तो इसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे जो है फिजिकल्स काम करने पड़ते हैं, तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, बट प्लांट को बहुत ज़्यादा, है ना, रेस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेकंड है, तो रूट स्टेम एंड लीव्स रेस्पायर एट रेट फार लोअर देन द एनिमल टू। तो जो प्लांट का रेस्पिरेशन रेट है वो एनिमल से बहुत कम होता है ना, ये चीजें ध्यान देने वाली बात है। ओनली ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस आर लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेज एक्सचेंज, है ना, एंड ईच लीफ इज वेल अडेप्टेड टू टेक केयर ऑफ इट्स ओन नीड्स ड्यूरिंग दिस पीरियड्स। खास करके जब जब फोटोसिंथेसिस होता है तो वहां पे थोड़ा लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसियस एक्सचेंज होता है, एंड ईच लीफ इज वेल अडेप्टेड टू टेक केयर ऑफ इट्स ओन नीड्स। तो हर एक लीफ में आपका स्टोमाटा है, वो वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज कर लेगा, फोटोसिंथेसिस भी वहाँ पे होगा, और रेस्पिरेशन जो भी करना रहेगा वहाँ पे, तो वहाँ पे दोनों चीजें जो है आपका स्टोमाटा से हो जाता है। When cells photosynthesize, availability of O2 is not a problem in these cells since O2 is released within the cell। कह रहा है कि जब फोटोसिंथेसिस के दौरान उसको चाहिए, मान लेते हैं ऑक्सीजन, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान थोड़ा सा इसको, हम्म, फोटोसिंथेसिस के दौरान मान लेते हैं कि आपका सेल है ना, और सेल के अंदर आपका ये क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है आपका ये ल्यूमेन है ना, और ये आपका ये मान लेते हैं क्लोरोप्लास्ट है, ये ल्यूमेन है यहाँ पे अंदर में प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट है, ये आपका सेल है, और हर एक ल्यूमेन में, है ना, आपका वाटर स्प्लिटिंग होती है, H2O, और यहाँ पे बनता है ऑक्सीजन, है ना, प्लस H प्लस आयन हाफ O2। तो इस सेल को यहाँ पे अगर हम बड़ा करके देखें ल्यूमेन को, तो यहाँ पर क्या होता है, ये फोटो सिस्टम टू रहते हैं, और यहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग होगा, फोटो सिस्टम के पास वाटर स्प्लिटिंग होती है, H2O, यहाँ पे 2H प्लस
प्लस हाफ O2 निकलते हैं। तो यहाँ पे आपका O2 बन रहा है। O2 फिर डिफ्यूज होकर के आपका इस सेल में पहुंच जाएंगे, है ना। साइटोप्लाज्म यहाँ पे है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में जाना होगा तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डिफ्यूज होकर के चला जाएगा, है ना। ऐसे करके ऑक्सीजन आपका, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान तो ऑलरेडी जो है सफिशियंट अमाउंट में जो है आपका वाटर बन रहा है, तो उसको बाहर से ऑक्सीजन लेने की जरूरत भी ज्यादा नहीं होता। ये चीजें आप समझे होंगे, क्या पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि देयर इज अ सेकंड है प्लांट डू नॉट, है ना, प्लांट डू नॉट रिप्रेजेंट ग्रेट डिमांड्स फॉर गैस एक्सचेंज, ज्यादा उसको गैसियस एक्सचेंज की जरूरत नहीं है। रूट स्टेम लीव्स ट्रांसपायर एट फार लोअर देन द एनिमल्स डू, एनिमल्स का जो रेस्पिरेशन रेट होता है वो ज़्यादा होता है और प्लांट का बहुत कम होता है। ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आर लार्ज वॉल्यूम ऑफ gaseous एक्सचेंज, है ना, एंड ईच लीफ इज वेल अडेप्टेड टू टेक केयर ऑफ इट्स ओन नीड ड्यूरिंग दिस पीरियड। और हर एक लीफ में आपका ये गैसेस एक्सचेंज कराने में वो अपना स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, वो अपना काम कर लेता है। व्हेन सेल्स फोटोसिंथेसाइज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट अ प्रॉब्लम, है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है वो प्रॉब्लम नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि दीज सेल्स सिंस O2 इज रिलीज विद इन द सेल, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस O2 रिलीज कब होता है? जब, है ना, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन होता है, वहां पे आपका ऑक्सीजन रिलीज होता है ना, वाटर का स्प्लिटिंग से, तो वहां पे ऑलरेडी उसको ऑक्सीजन मिल जाता है। तो दूसरा केस ये था। थर्ड है distance that gases must diffuse even in large bulky plants is not great। यहाँ पे डिस्टेंस जो गैसेज जो है डिफ्यूज होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ईच लिविंग सेल इन प्लांट इज लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू द सरफेस ऑफ द प्लांट, ये ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि जो लिविंग सेल्स होते हैं वो जनरली सरफेस ऑफ द प्लांट, है ना, आउटर पेरीफेरी में प्रेजेंट होता है। दिस इज ट्रू फॉर लीव्स, ये जो है आपका लीव्स के लिए भी सही है। यू मे आस्क बट व्हाट अबाउट थिक वुडी स्टेम एंड रूट, तो थिक वुडी और स्टेम में ये जो है कैसे होता है? कह रहा है इन स्टेम्स द लिविंग सेल्स आर ऑर्गेनाइज इन थिन लेयर इनसाइड एंड बेनिथ द बार्क, तो आपका बेनिथ जो है बार्क के नीचे में जो है प्रेजेंट होता है थिन लेयर में। वे तो इसलिए जो है वो लेंटिसेल्स वहाँ पे हो जाता है, ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। दे आल्सो हैव ओपनिंग कॉल्ड लेंटिसेल्स, के बारे में चर्चा कर चुके हैं। द सेल्स इन द इंटीरियर आर डेड एंड प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट, जो इंटीरियर में सेल होते हैं प्लांट स्टेम में वो डेड होते हैं, है ना, इस वजह से उसको जो है ऑक्सीजन एक्सचेंज करने की कोई जरूरत है नहीं, जो है ये सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट देता है। सिर्फ वो बाहर वाले सेल जो है जिंदा होते हैं, लिविंग होते हैं। दस मोस्ट सेल्स ऑफ द प्लांट हैव एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ देयर सरफेस इन कांटेक्ट विथ एयर, जो मोस्ट ऑफ द लिविंग पार्ट है सेल का वो कहीं ना कहीं जो है एयर से कांटेक्ट में होता है, लेंटिसेल के थ्रू या फिर स्टोमाटा के थ्रू। This is also facilitated by the loose packing of parenchyma cells in the leaves, stem and root। रूट में, लीफ में और स्टेम में पेरेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। इसकी वजह से जो भी ऑक्सीजन का यहाँ पे या CO2 का एक्सचेंज होता है यहाँ पे, है ना, ये मान लेते हैं आपका CO2 ऑक्सीजन है और CO2 है, तो ये आसानी से जो है डिफ्यूज कर लेता है यहाँ से यहाँ तक हर जगह जहाँ जहाँ जाना होगा वो, है ना, चला जाता है। और फिर जब बाहर आना होगा तो वो उसको ऐसे करके आपका ये बाहर आ जाता है ना, हर एक सेल से जो ऐसे करके बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस होता है, ये चीजें भी हम चर्चा कर चुके हैं। अब आगे है
स्टेम्स एंड रूट्स विच प्रोवाइड एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ एयर स्पेस। तो यहाँ पे एयर स्पेस जो है इंटरकनेक्टेड होता है ना। मान लेते हैं कि ये आपका एयर स्पेस है, ये ये सब खाली जगह है जो एयर स्पेस है ना। ये ये जो खाली जगह है यहाँ यहाँ ये सब जो है एयर स्पेस है ना। ये सब जो है एयर स्पेस है। यहाँ से यहाँ तक जो है एयर स्पेस है, तो आराम से जो है ऑक्सीजन जो है इधर से इधर जाएगा और CO2 बाहर निकल जाता है। द complete combustion of glucose which produce CO2 and H2O as in product yields energy most of which is given out as heat। कह रहा है कि कंप्लीट अगर कंबसन होता है ग्लूकोज का, है ना, और एक सिंगल स्टेप में अगर हो जाए तो, और वो आपका CO2 बनाए और वाटर बनाए, तो यील्ड एनर्जी मोस्ट ऑफ विच इज गिवन एज हीट। तो वो जो है हीट के रूप में आपका निकल जाएगा अगर वो कंप्लीट कंबसन हो तब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, है ना, एक स्टेप में अगर है तो। इफ दिस एनर्जी इज टू बी यूजफुल टू द सेल, है ना, अगर इस एनर्जी को, जो एनर्जी यहाँ पे हीट के रूप में निकल जा रहा है, अगर उसको, है ना, यूज करना है सेल के द्वारा, है ना, अगर ये हम एक्सपेरिमेंट करें किसी लेबोरेटरी में, है ना, और यहाँ पे ग्लूकोज लें और ऑक्सीजन तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पे दे रहे हैं, है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका ऑक्सीडेशन करवाएं सिंगल स्टेप में, तो आपका बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलता है और वो हीट के रूप में बाहर चला जाता है। लेकिन अगर इस सेल को, इस एनर्जी को यूटिलाइज करना है, तो कह रहा है कि इट शुड बी एबल टू यूटिलाइज इट टू सिंथेसाइज अदर मोलिकुल्स इन द सेल्स रिक्वायर्स। एनर्जी को जो है वो, है ना, जैसे ATP के रूप में बनाने की जरूरत है सेल को, तो ये कैसे बनेगा, तो आगे कह रहा है कि ये हीट के रूप में ना बर्बाद हो जाए, इसको कैसे हम, है ना, यूजेबल फॉर्म में यूज कर लें, कुछ ऐसा कंपाउंड बना लें जहाँ पे एनर्जी हमारा स्टोर्ड रहे, हीट के रूप में बर्बाद ना हो। कह रहा है द स्ट्रेटजी दैट द प्लांट सेल यूजेज टू कैटाबोलाइज द ग्लूकोज मोलिक्यूल इन सच अ वे दैट नॉट ऑल द लिबरेटेड एनर्जी गोज आउट टू हीट। जो जो एनर्जी आपका ज्यादातर वो हीट में चले जाते हैं, वो हीट में ज्यादा लॉस नहीं हो, थोड़ा बहुत हो, ज्यादातर उसको हम लोग, है ना, कैसे यूज कर लें। तो प्लांट एक स्ट्रेटजी डेवलप करता है और एक स्ट्रेटजी बनाता है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, है ना, इस तरीके से करें कि उसका ज़्यादातर एनर्जी हम किसी न किसी मॉलिक्यूल्स में स्टोर कर लें। द के इज टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज नॉट इन वन स्टेप। की जो आपका प्रोसेस है वो उसको एक स्टेप में ना तोड़ करके, कह रहा है द की इज टू ऑक्सीडाइज द ग्लूकोज नॉट इन वन स्टेप but in several small steps, enabling some steps to be just large enough such that energy release can be coupled to ATP synthesis। उसको इस तरह से मल्टीपल स्टेप में तोड़ा जाए, है ना, CO2 को, मान लेते हैं ग्लूकोज को, है ना, सिंगल स्टेप में हीट एनर्जी अगर सिंगल स्टेप में होगा तो, है ना, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, है ना। तो इसको सिंगल स्टेप में ना करके ग्लूकोज को मल्टीपल स्टेप में तोड़ा जाता है ना, और इससे क्या होता है, ATP का फॉर्मेशन करवा लिया जाता है। तो ये कह रहा है कि द के इज टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज नॉट इन वन स्टेप बट इन सेवरल स्टेप इनेबलिंग वन सम स्टेप टू बी जस्ट लार्ज इनफ सच दैट द एनर्जी रिलीज कैन बी कपल्ड टू ATP सिंथेसिस। इसमें से कुछ स्टेप, सारे स्टेप्स नहीं, कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होता है, वो ग्लाइकोलाइसिस में हम लोग देखेंगे कौन कौन सा स्टेप से ATP का फॉर्मेशन होता है ना।
यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है द के इज टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज इज नॉट वन स्टेप बट इन सेवरल स्टेप इनेबलिंग सम स्टेप्स, और उसमें से कुछ स्टेप को इनेबल कर दिया जाता है, सक्षम कर दिया जाता है, टू बी जस्ट लार्ज इनफ सच दैट एनर्जी रिलीज कैन बी कपल्ड टू एटीपी सिंथेसिस, और उस स्टेप में जो एनर्जी रिलीज होता है उसको एटीपी सिंथेसिस में कपल्ड कर दिया जाता है, के साथ जोड़ दिया जाता है, ताकि उस एनर्जी को एटीपी बनाने में यूज किया जा सके। हाउ दिस इज डन इज एसेंशियली द स्टोरी ऑफ रेस्पिरेशन। ये कैसे होता है, यही रेस्पिरेशन की कहानी है, और यही हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ये होता कैसे है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी आर रिलीज एज प्रोडक्ट। तो जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन में, वहाँ पे ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी ये है जो है आपका प्रोडक्ट के रूप में बनते हैं। द कम्बसन रिएक्शन रिक्वायर्स ऑक्सीजन। जो कम्बसन रिएक्शंस हैं उसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, बट सम सेल्स लिव वेयर ऑक्सीजन मे और मे नॉट बी अवेलेबल। बट कुछ सेल ऐसे होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं भी हो सकती है। कैन यू थिंक ऑफ सच सिचुएशन एंड ऑर्गेनिज्म वेयर O2 इज नॉट अवेलेबल। तो आप सोच सकते हैं वैसा सिचुएशन जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहता, रहे एक तरह से अवेलेबल ना हो, और उस ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो उस एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा, बिना ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो है वो एटीपी बनाएगा जो है ना। अब कैसे क्या करता होगा, तो वो कह रहा है कि देयर आर सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट द फर्स्ट सेल्स ऑन द प्लैनेट लिव्ड इन एन एटमॉस्फेयर दैट लैक ऑक्सीजन। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रीजन्स है, सफिशिएंट कारण हैं जो ये विश्वास दिलाता है कि पहला जो सेल्स होगा जो इस प्लैनेट पर आया होगा एटमॉस्फेयर में, है ना, जिस उस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आपका एक तरह से नहीं था, तो वो जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन करता होगा। इवन among present day living organism we know of several that are adapted to anaerobic conditions। अभी भी कुछ ऐसे सेल्स हैं जो एनारोबिक कंडीशंस में वो एडेप्टेड हैं जिंदा रहने के लिए। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म आर फैकल्टेटिव एनारोब्स। कुछ जो है वो फैकल्टेटिव एनारोब्स है, मतलब वो नहीं भी रहेगा ऑक्सीजन तो भी जिंदा रहेगा, और अगर है तब तो ठीक है। एंड कुछ जो होता है वो ऑब्लिगेट होते हैं, है ना। कह रहा है कि एंड अदर्स रिक्वायरमेंट ऑफ एनारोबिक कंडीशन इज ऑब्लिगेट। कह रहा है कि किसी में तो एनारोबिक कंडीशन होना बहुत जरूरी है, यानी कि वहां पे ऑक्सीजन रहेगा तो मर जाएगा, और किसी में अगर ऑक्सीजन नहीं है तो जिंदा रहेगा ही रहेगा, अगर ऑक्सीजन भी आ जाए तो भी जिंदा रह लेगा। लेकिन कोई कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, है ना। In any case, all living organisms retain the enzymatic machinery to partially oxidize glucose without the help of oxygen. In any case, all living organisms retain the enzymatic machinery to partially oxidize glucose without the help of oxygen। कह रहा है कि सारे ऑर्गेनिज्म में, है ना, एक एंजाइमेटिक मशीनरी उपलब्ध होता है, प्रेजेंट होता है, रिटेन रखता है ना, ग्लूकोज को पार्शियली ऑक्सीडाइज करने के लिए, है ना, ग्लूकोज को पार्शियली ऑक्सीडाइज करने के लिए, है ना, पार्शियल ऑक्सीडेशन, यानी कि ग्लूकोज से आपका दो मॉलिक्यूल जो पायरुवेट बन रहा है, यहाँ पे पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज जो है आपका नहीं हो रहा है ना, विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। दिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, और इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ऑक्सीजन के अब्सेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, है ना, पार्शियल ब्रेकडाउन, पार्शियल ऑक्सीडेशन आपका यहाँ पे हो रहा है, और इसको बोलते हैं जो बनते हैं पायरुवेट दो मॉलिक्यूल्स, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो नेक्स्ट जो है लेसन में हम लोग
ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी, है ना। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्लाइकोलिसिस के बारे में देखेंगे। ओके, थैंक्स।